जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम भारत की आर्थिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे, जिसमें उसकी राजकोषीय घटनाक्रम को देखेंगे, भारत की जो केंद्रीय बजट है उसके बारे में देखेंगे और जो उसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम इसी वीडियो में याद करने का प्रयास करेंगे। इसी वीडियो में हम उन पूरे फैक्ट्स को याद करेंगे। तो आज का पहला हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष। ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना आपका अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। इनको छोटे गैर जो उद्यमी हैं, जो छोटे मोटे हमारे उद्यमी हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लाया गया था। क्या उपलब्ध कराने के लिए? ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लाया गया था। अब तक 52 करोड़ से भी अधिक ऋण खातों द्वारा 33.65 लाख करोड़ से भी अधिक राशि जो है वो सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान की गई है। कितना? 52 करोड़ से भी अधिक ऋण खातों द्वारा उनको प्रदान की गई है। अब इसमें देखेंगे कि पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन से राज्य हैं ऋण देने में। तो इस योजना के तहत पहले नंबर पे तमिलनाडु राज्य है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक, उसके बाद बाकी सब राज्य आते हैं। तो पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे कर्नाटक है। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे ज़्यादा ऋण देने वाले राज्य हैं। अब इस योजना को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है शिशु श्रेणी। अगर आपका उद्यम शिशु श्रेणी में है तो आपको 50,000 तक ऋण मिलेगा। यदि आपका उद्यम किशोर श्रेणी में है तो 50,000 से 5 लाख तक। यदि आपका उद्यम तरुण श्रेणी में है तो 5 लाख से 10 लाख तक, और यदि तरुण प्लस श्रेणी में है तो 10 लाख से अधिक और 20 लाख तक आपको ऋण प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में इस मुद्रा योजना को महत्वपूर्ण बताया है कि ये मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमी जो हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। अब इसके बाद सेवा सुशासन गरीब कल्याण की 11 वर्ष, यानी कि भाजपा की जो सरकार है, वर्तमान सरकार जो चल रही है, इनके 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसमें क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं उसके कुछ फैक्ट्स हम यहाँ देखेंगे। तो पहला है कि भारत वर्ष 2025 में चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। मतलब भारत इस समय विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो पहले पे कौन सा है? तो पहले पे आपका USA है, दूसरे पे कौन सी है? तो चाइना है, तीसरे पे जापान और चौथे पे आपकी इंडिया। तो इस तरीके से देख लिया हमने। पहले पे क्या है? USA, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे नंबर पे हमारा भारत है। भारत की जो वास्तविक GDP दर है बढ़ने की, वो 6.5% है। हाँ, एक चीज़ अभी मैंने बताना भूल ही गया मैं, कि अगर आपको बजट के बारे में, बजट कब शुरू हुआ, बजट क्या है, बजट में क्या क्या प्रावधान लाते हैं, बजट को कौन लाता है, ये सब जानने के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख के बजट के बारे में जान सकते हैं। तो आगे एक और उपलब्धि है इस सरकार की जो इसमें बताया गया है कि मुद्रास्फीति की जो दर थी 2004 से 14 तक, वो 8.2% थी प्रति वर्ष, जो कि 2014 के बाद घट के ये कितना हो गया? 5% हो गया। कितना हो गया ये? 5% हो गया। अब आगे देखेंगे, कुछ और फैक्ट्स देखेंगे। तो कर राजस्व जो हमारा है, भारत का जो कर राजस्व है, वो बढ़ के 2026 के लिए कर GDP अनुपात जो है हमारा वो 12% होने जा रहा है। मतलब कि GDP के से अगर कर का अनुपात देखा जाए कि अगर GDP हमारा 100 रुपये है तो उस हिसाब से हमारा कर कितना है? 12%। 12% मतलब 100 का 12% कितना होगा? 12 रुपये। यानी कि GDP हमारी 100 रुपये की है तो उसमें जो कर है वो कितना रुपया है? 12 रुपये। ये यही कहना चाह रहा है कि जो अगर GDP से हमारा जो कर है वो 12% है, यानी कि GDP अगर 100 रुपये है तो कर कितना होगा? 12 रुपये होगा। ठीक है। अब अगला फैक्ट्स देखेंगे। तो भारत के कुल निर्यात में पिछले दशक में वृद्धि बहुत देखी गई है। पहले हमारा जो ये निर्यात था वो
76% उसमें वृद्धि हुई है। पहले से जो जो निर्यात था हमारा वो 468 बिलियन यूएस डॉलर था, जो बढ़ के अब कितना हो गया है 825 बिलियन यूएस डॉलर। पहले हमारा निर्यात कितना था 468 बिलियन यूएस डॉलर, अब बढ़ के कितना हो गया है 825 बिलियन यूएस डॉलर। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 76%, 76% की इसमें वृद्धि हुई है। अगर हम सेवाओं के निर्यात में देखें तो जो पहले 158 बिलियन यूएस डॉलर का था वो अब बढ़ के 387 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। भारत के निर्यात में उछाल इसके शीर्ष 3 निर्यात क्षेत्रों कौन कौन से, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स। मतलब कि जो दवा वाले क्षेत्र हैं, जो इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान वाले क्षेत्र हैं, इनसे हमारी जो निर्यात है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं ये कहाँ कहाँ भेजी जा रही हैं। तो इंजीनियरिंग वस्तुएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूएसए को भेजी जाती हैं, दूसरे पे यूएई है, फिर सऊदी अरब, यूके और जर्मनी। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में पहले नंबर पे यूएई है, फिर यूएसए है, नीदरलैंड, यूके और इटली। ये सब क्रम पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, अक्सर पूछे जाते हैं, तो क्रम आप याद रखें। तो इंजीनियरिंग वस्तुओं में सबसे पहले कौन है, यूएसए, और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में पहला कौन सा है, यूएई। इंजीनियरिंग वस्तुओं में दूसरे नंबर पे यूएई और इलेक्ट्रॉनिक में यूएसए, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे रिवर्स हो गए। अब चूँकि अमेरिका, अभी इसमें एक और करंट अफेयर्स ऐड हो जाता है कि अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया है। कितने परसेंट का, 50% का। मतलब जो वस्तुएं पहले हमारी 100 रुपये में अमेरिका में बिकती थी अब वो कितने की हो जाएगी, 150 रुपये की हो जाएगी। पहले जो 100 रुपये की थी वो 150 रुपये की हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमारी वस्तुएं अब महंगी होती जा रही हैं, जिससे हमारे व्यापार पे भी उसका भारी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे भारी नुकसान देखने को मिलेगा हमारे व्यापारियों को। किंतु अब हमारे व्यापारी और हमारी जो वर्तमान सरकार है वो और देशों में और हमारी जो घरेलू बाज़ार है उसमें अवसर खोजने का प्रयास कर रही है, जिससे इससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल हमारे व्यापारियों को फ़ायदा होने से इसके चांसेस हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है या फैक्ट्स कह सकते हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा भारत है वो स्वदेशी रूप से क्या विकसित किया है, यूपीआई विकसित किया है। यूपीआई से आप सभी अवगत होंगे कि यूपीआई एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं ऑनलाइन तरीके से, और डिजिटल भुगतान करने में आप सक्षम हैं। और पैसों के लेन देन और ज़्यादा कैश ना रखने के लिए एटीएम कार्ड भी बनाया गया, जिसको रुपे कार्ड भी कहते हैं। तो भारत में तो ये हर जगह चल ही रहे हैं। इसके अलावा और कहाँ कहाँ हैं इसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारा यूपीआई है वो आपके पड़ोसी देश नेपाल, फिर भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर और फ्रांस में है। कहाँ कहाँ है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर और फ्रांस में है। अभी इससे सवाल आपके यूपीएससी में भी बना था और पीसीएस में भी इससे सवाल बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो यूपीआई कौन कौन से देशों में है, तो नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर और फ्रांस। और रुपे कार्ड कहाँ का है, तो रुपे कार्ड जो है वो आपका यूएई, नेपाल, भूटान, यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर और मॉरिशस में। कहाँ कहाँ है, यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर और मॉरिशस में। यानी कि यूपीआई वाले कौन कौन से देशों में नहीं है, तो फ्रांस और श्रीलंका। फ्रांस और श्रीलंका ऐसे जो 2 देश हैं जहाँ यूपीआई तो है लेकिन रुपे कार्ड नहीं है। बाकी सारे देशों में यूपीआई भी है और रुपे कार्ड भी है। तो सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां यूपीआई प्लस रुपे कार्ड दोनों हैं। तो कौन कौन से हैं आपके, तो यूएई है, नेपाल है, भूटान है, सिंगापुर और मॉरिशस। ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं हम केंद्रीय बजट 2025-26। केंद्रीय बजट जो हमारा है उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो हमें यहीं याद कर लेना है, उसको देखेंगे। इसी वीडियो में हम पूरे फैक्ट्स याद करेंगे, इसके बाद ही कहीं जाएंगे। तो अगला हमारा है केंद्रीय बजट 2025 और 26।
तो अभी हमने बताया कुछ देर पहले कि बजट का जो वीडियो है कि बजट क्या है, इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या कैसे है, पहली बार बजट कैसे लाया गया था, कब लाया गया था, वो मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम केवल केंद्रीय बजट 2025-26 के ही फैक्ट्स को देखेंगे। तो बजट को 1 फरवरी 2025 को, कब 1 फरवरी 2025 को हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा लाया गया। और एक तेलुगु कवि और नाटककार हैं श्री गुराजादा अप्पा राव, श्री गुराजादा अप्पा राव, उनकी एक कथन है कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके देश के लोगों से है। इस कथन के साथ इस बजट को शुरू किया गया। क्या लाइन था कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। सही बात है, जब तक देश में लोग नहीं रहेंगे, लोगों का विकास नहीं होगा, लोग अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक वो देश कैसे विकास करेगा, देश कैसे समृद्ध होगा, देश का नाम कैसे होगा। तो ज़रूरी है कि देश सिर्फ मिट्टी ना रहे, देश में उसके लोग भी रहें। और लोगों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, इससे यही पता चलता है कि इस बजट में उसी पे ध्यान दिया गया है। तो इस बजट में सबका विकास लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य रखा गया है? सबका विकास। वैसे भी वर्तमान सरकार का लोगो भी है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी के साथ लग रहा है इन्होंने बजट को भी बनाया है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उनके, उन लक्ष्यों को देखते हैं। तो पहला है गरीबी से मुक्ति, दूसरा है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। 100% मतलब अब 100% जो स्कूली शिक्षा है वो अच्छी हो, लोग गरीबी से मुक्त हों, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच हो, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार लोगों को मिले, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं हों। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की बात की गई है। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान को भी इसमें बात की गई है। तो क्या क्या है? गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छी स्कूली शिक्षा, लोगों की अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% लोगों को रोजगार और महिलाओं को 70% तक आर्थिक गतिविधियों में पहुंच बनाना, और किसानों के लिए और किसानों की सहायता से हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना। ये पांचों जो लक्ष्य हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे सवाल पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया है। इस सवाल को हम देखते हैं कि ये सवाल था आपका 81 नंबर का सवाल था जो कि बीपीएससी ने पूछा था। तो इसमें क्या पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें से आप कैसे बताएंगे आप कौन सा शामिल नहीं है? उसके लिए आपको बजट के जो लक्ष्य हैं वो याद रहना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना था। वैसे ही आपके यहाँ 5 लक्ष्य हैं, इसको आप याद कर लेंगे तो वो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप टैकल करने में बहुत ही आसानी महसूस होगी आपको। तो ये हम पांचों याद कर लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बजट में जो प्रस्तावित विकास उपाय हैं उनमें 4 चीज़ों पे फोकस किया गया है। क्या 4 चीज़ें हैं? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन पे फोकस किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये जो हमारा बजट है, इस बजट में 4 इंजन की बात की गई है। कितने इंजन की बात की गई है? 4 इंजन हैं जो कि इस बजट में है। पहला है कृषि, पहला क्या है? कृषि है। दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है निवेश और चौथा क्या है? चौथा आपका निर्यात है। मतलब हम कृषि करेंगे, उससे एमएसएमईज करेंगे, फिर उसमें निवेश होगा और फिर उसका निर्यात किया जाएगा। ऐसे ही ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो अब पहला हम देखेंगे, पहला इंजन क्या है हमारा? कृषि। तो अब कृषि में देखेंगे कि सरकार ऐसा क्या कर रही है हमारे किसानों के लिए जो उनको आगे बढ़ाएगा, जिसको वो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बना सकेंगे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया गया है, जिसमें पहले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें
100 जिलों को शामिल किया जाएगा और इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। कितने किसानों को? 1.7 करोड़ किसानों को इससे मदद मिलने की संभावना है। प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। ठीक है। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार तूर, उड़द और मसूर, कितनी दालें हैं? तूर है, पहला तूर है, दूसरा उड़द है और तीसरा मसूर पे विशेष ध्यान देने के साथ दालों पर आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय दलहनी में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेगी। मतलब सरकार दलहन मतलब कि जो दाल होती हैं उनको 6 वर्ष के लिए एक मिशन शुरुआत कर रही है जिसमें दालों में आत्मनिर्भर भारत हो जाए। उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी दालें हैं? तो तूर है, उड़द है और मसूर है। कौन कौन सी है? तूर है, उड़द है और मसूर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के फैक्ट्स पे पिछले साल बीपीएससी ने एक और सवाल बनाया था जिसको हम देखते हैं। तो सवाल क्या था कि 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? अब इससे क्या पता चला कि 4 उसमें तेल दिए गए होंगे, तेल वाले, जैसे तिल, नारियल, सोयाबीन, मूंगफली, इन सब से तेल बनाया जाता है और इनमें से कौन ऐसा है जो उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आपने सवाल देख लिया, ये पिछले साल का सवाल है 17वीं बीपीएससी का। अब उसी फैक्ट्स पे इस फैक्ट्स को रखते हैं उसी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दे देगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से आत्मनिर्भरता में कौन से दाल को शामिल नहीं किया गया है? तो पहला ऑप्शन रहेगा तूर, दूसरा उड़द, तीसरा मसूर और चौथा चना कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा? चना। चना ऐसी दाल है जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो विशेष ध्यान किस पे दिया गया है? तूर, उड़द और मसूर पे विशेष ध्यान दिया गया है। अब अगला हमारा है कि बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापित किया जा रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है। ये क्यों है? क्योंकि बिहार में, चूँकि बिहार पूरे देश का कितना 85% मखाना का उत्पादन करता है। कितना उत्पादन करता है? 85% मखाना के उत्पादन करता है, पर उसके अनुसार बिहार के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। बिहार के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। मखाना जो आपको 1500-2000 रुपये किलो के हिसाब से शायद मिलते हैं दिल्ली वाले जैसे क्षेत्रों में, वही एक आंकड़े के अनुसार मैं देख रहा था एक वीडियो में कि बिहार के लोग कहीं 100 रुपये 80 रुपये के हिसाब से भी उस मखाना को बेच देते हैं। यानी कि विपणन व्यवस्था वहाँ अच्छी नहीं है, जिससे लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापित करने के लिए हमारे वर्तमान बजट में प्रावधान किया गया है। दूसरा क्या है कि भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि मछली उत्पादन करने में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, मछली उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। कपास कृषि की उत्पादकता तथा वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने हेतु एक 5 वर्षीय कपास उत्पादक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। मतलब इस बजट में कपास उत्पादकता मिशन को भी शुरू करने की बात की गई है, जिसमें लंबे रेशों वाली जो किस्में होती हैं, लंबे रेशे वाली जो कपास होती हैं, उनमें वृद्धि करने की बात की गई है। अब अगला है कि संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत जो किसान क्रेडिट है, किसान क्रेडिट एक कह सकते हैं कि पहल है जिसके तहत किसान खेती करने से पूर्व सरकार से लोन ले सकते हैं कम ब्याज पे, और उनको एक जो पहले वो मात्रा थी वो 3 लाख रुपए थी। यानी कि अगर कोई किसान क्रेडिट पे पैसे लेना चाहता है तो पहले वो 3 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ा के बाद में 5 लाख रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए कर दिया गया है वर्तमान में। यानी कि कोई भी किसान अब 5 लाख रुपए तक किसान क्रेडिट से कम ब्याज पे ऋण ले सकता है। ठीक है। और अगला है कि यूरिया की आपूर्ति के लिए नामरूप असम में एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? नामरूप असम में। नामरूप कहाँ है? असम में है। वहाँ पे एक यूरिया स्थापित किया जा रहा है, यूरिया संयंत्र। दूसरा इंजन हमारा क्या है? दूसरा इंजन है एमएसएमई। तो अब हम किसके बारे में देखेंगे? एमएसएमई के बारे में देखेंगे। दूसरा इंजन क्या है हमारा? एमएसएमई।
तो दूसरा शक्तिशाली इंजन हमारा बताया गया है एमएसएमई, क्योंकि हमारा जो निर्यात है उसमें 45% का योगदान कौन देता है? एमएसएमई देता है। 45% का योगदान कौन देता है? एमएसएमई देता है। तो इस बजट से पहले एमएसएमई के लिए अलग वो थी, क्या कहते हैं, पैमाने थे, जिस पे अलग मापदंड था, जिसके उन्हें रेट दिया जाता था कि मतलब निवेश इतना होना चाहिए और उसका कारोबार इतना होना चाहिए, मतलब कि टोटल जो उनका नेटवर्थ होता है वो उतना होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में उसमें कुछ संशोधन हुआ है, तो उसमें देखते हैं। तो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में 1 करोड़ रुपए निवेश था, ठीक है। पहले अब क्या था, सूक्ष्म, जैसे कि एमएसएमई 3 तरीके के होते हैं। सूक्ष्म उद्यम क्या होते हैं? सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम, जिसको क्या कहते हैं? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इसी से एमएसएमई बना है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो माइक्रो के लिए क्या था? पहले 1 करोड़ था, निवेश कितना था? 1 करोड़ था। अब उसको संशोधित करके कितना कर दिया? 2.5 करोड़। मतलब माइक्रो के लिए अब जो निवेश है वो कितना होना चाहिए? 2.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। मतलब यदि किसी उद्यम में 2.5 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं तो उसको माइक्रो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कि वो सूक्ष्म उद्यम है। और उसका कारोबार कितना होना चाहिए? तो पहले 5 करोड़ था, अब कितना हो गया? 10 करोड़। यानी कि सूक्ष्म उद्यम तभी माना जाएगा जब उसका निवेश 2.5 करोड़ हो और उसका कारोबार 10 करोड़ का हो। लघु उद्यम किसे माना जाएगा? यदि उसका निवेश 25 करोड़ हो और उसका कारोबार 100 करोड़ का हो। पहले कितना था? 10 करोड़ निवेश था और 50 करोड़ कारोबार था। अब कितना हो गया? 25 करोड़ निवेश और 100 करोड़ कारोबार हो गया। मध्यम उद्यम किसको माना जाएगा अब? तो 125 करोड़ निवेश होना चाहिए और 500 करोड़ रुपए का उसका कारोबार होना चाहिए। पहले क्या था? तो 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का कारोबार होना चाहिए। तो ये फैक्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको इसको याद रखना है। हम यही याद भी कर लेंगे, इसी वीडियो में याद करते चलेंगे साथ में। तो सूक्ष्म उद्यम के लिए कितना हो गया वर्तमान निवेश? 2.5 करोड़। कारोबार कितना हो गया? 10 करोड़। लघु उद्यम के लिए 25 करोड़ निवेश, 100 करोड़ कारोबार। मध्यम उद्यम के लिए 125 करोड़ निवेश और 500 करोड़ का कारोबार होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, पूर्वोदय एक मिशन चलाया गया है सरकार की तरफ से। तो पूर्वोदय में सरकार के प्रतिबद्धता के अनुरूप बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान जो है वह स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम्स में। तीसरा इंजन जो है हमारा निवेश है। तीसरा इंजन क्या है? निवेश है। इसको अब देखेंगे। तो अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कितनी? 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। वर्ष 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संबंधित 3 उत्कृष्ट केंद्रों की घोषणा की गई थी। अब 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु एआई संबंधी जो है वो एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सरकार जो है वो ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकास की आवश्यकता को मानती है कि इतना आवश्यकता हमें करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम। तो हमारा जो चौथा इंजन के रूप में है वो क्या है? निर्यात। अभी निर्यात ज़्यादा चर्चा का विषय है। ट्रंप जी के हमारे जो मतलब अभी तक के पिछले 25 सालों के संबंधों में भारत और अमेरिका के जो 25 साल के संबंध में है उसमें सबसे ख़राब संबंध अभी चल रहा है, वो भी ट्रंप के एक निर्णय के बाद, जिसमें उन्होंने भारत के ऊपर 50% अपनी मनमानी के लिए 50% का टैरिफ लगा दिया है और जिससे अभी हमारे निर्यात में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वो टैरिफ आपके 27 अगस्त से ही लागू हो चुका है, यानी कि कल अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इस समय वो लागू हो चुका है। तब इसमें कुछ निर्यात के लिए कुछ भारत सरकार ने इसमें भी कुछ संशोधन किए हैं, तो देखते हैं। तो बजट में बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष मतलब जो एफडीआई होती है वो पहले 74% थी। बीमा क्षेत्र में
पहले 74% थी एफडीआई, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 100% कर दिया गया। जो पहले 74% थी एफडीआई बीमा क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में, अब उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन उनके लिए किया गया है, उन बीमा क्षेत्रों के लिए 100% किया गया है जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगे। मतलब जो भी प्रीमियम उन्हें मिलेगा वो सारा निवेश 100% निवेश कहाँ होगा, भारत में होगा। कहाँ होगा, भारत में होगा। तो ऐसे बीमा कंपनियों को 100% एफडीआई मिलेगा, 100% एफडीआई उनको मिलेगा। और एक और व्यवस्था की गई है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय जो है वो इनकम टैक्स से फ्री होगी। 12 लाख तक अगर किसी की आय है, किसी भी व्यक्ति की 12 लाख तक आय है तो उसको इनकम टैक्स से छूट मिलेगा। अब इसमें कुछ और भी फैक्ट्स हैं बजट को लेके, उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो बजट का आकार है 25-26 के लिए वो कितना है, तो वो है आपका, जो हमारा बजट है वो कितना है 2025-26 के लिए, तो वो है आपका 50,65,345 करोड़ रुपए। कितना है, 50,65,345 करोड़ रुपए वो। तो हमारा बजट इस बार का 50,65,345 करोड़ रुपए का रहा है। इसमें राजकोषीय घाटा जो है वो 4.8%। किसका, बजट का 4.8% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। और कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजी का प्राप्तियों में बांट दें तो कुल प्राप्तियों में से 67.53% जो है वो हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, और शेष जबकि 32.47% वो पूंजीगत प्राप्तियों का है। और ये जो पूरा बजट है हमारा जो 50 लाख करोड़ का, ये इसमें से 77% जो है वो राजस्व खाते पर खर्च होगा और 22% जो है वो आपका पूंजी खाते पर व्यय होगा। ठीक है, 2025-26 में लगभग 15.69 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। वही जो 4.8% है वो हमारे बजट का 4.8% इतना ही होगा, 15.69 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा खर्च देखेंगे तो आपका करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, मतलब जो कर हमारी सरकार वसूलती है इनकम टैक्स के रूप में, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में जो भी टैक्स वसूलती है उसमें राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा बजट का हिस्सा है वो किस में जाता है, करों और शुल्कों में जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता है उसमें कितना, 22%। कितना जाता है, 22%। दूसरे पे है ब्याज अदायगी, यानी कि भारत सरकार कुछ लोन भी लेती है, भारत सरकार लोन भी लेती है। अब लोन लेगी तो उसको ब्याज भी देना पड़ेगा, तो बजट का 20% जो हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, ब्याज में जाएगा। तीसरे नंबर पे है आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। तीसरे नंबर पे है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। इस योजनाओं में भारत सरकार 16% कितना खर्च कर रही है, 16%। तो पहले पे क्या है, करों शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, दूसरे पे ब्याज अदायगी और तीसरे पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। इन 3 क्षेत्रों में भारत की बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्च होगा। अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, अब देख लिया कि खर्च जहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसे आ कहाँ से रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है आपका ऋण और भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ, मतलब अभी बताया ना ब्याज अदायगी होती है, तो ब्याज किस पे होता है, ऋण से। यानी कि सबसे ज़्यादा ऋण भारत सरकार के पास जो पैसे आते हैं वो सबसे ज़्यादा ऋण से आते हैं। यानी कि अपने बजट का 24% हिस्सा जो है भारत सरकार वो ऋण के रूप में लेती है। दूसरे नंबर पे है आपका आयकर, वो कितना है, 22%। मतलब दूसरे नंबर पे भारत सरकार के पास जो पैसा आता है वो इनकम टैक्स के रूप में आता है, वो 22% है। तीसरे नंबर पे है आपका जीएसटी, यानी कि तीसरे नंबर का जो पैसा है वो जीएसटी के रूप में आता है। और चौथे नंबर पे निगम कर, मतलब जो निगम कर होता है, ये भी टैक्स ही है जो कि शहरों में लगते हैं, निगम जहाँ जहाँ भी हैं, वो तीसरे नंबर पे हैं। तो भारत के पास जो पैसा आता है उसमें पहले नंबर पे उधार के रूप में आता है,
दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स के रूप में, तीसरे नंबर पे जीएसटी के रूप में और चौथे नंबर पे निगम कर के रूप में। तो आने वाले ये हो गए। और खर्च कहाँ जाते हैं, कहाँ ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है करों और शुल्कों में राज्यों को हिस्सा देने में, ब्याज अदायगी में दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने में। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आगे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो व्यय है वो किस मंत्रालय पे हो रहा है। इस बजट में 2025-26 का जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा व्यय किस मंत्रालय पे हो रहा है, तो सबसे पहले है रक्षा मंत्रालय। सबसे पहला कौन सा है, रक्षा मंत्रालय है। दूसरा है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, तीसरे पे रेलवे, चौथे पे गृह मंत्रालय है। तो सबसे ज़्यादा किस पे हो रहा है, रक्षा मंत्रालय पे। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, किस मंत्रालय पे व्यय हो रहा है, वो तो हमने देख लिया, रक्षा मंत्रालय। अब सबसे ज़्यादा किस मद पे व्यय होगा, मतलब किस क्षेत्र में व्यय होगा, तो सबसे ज़्यादा पेंशन पे व्यय होगा, फिर रक्षा पे, फिर कृषि और संबंध कार्यकलाप, फिर वाणिज्य और शिक्षा। शिक्षा कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे। शिक्षा कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। अब कुछ योजनाएं हैं, उन पे कितना कितना खर्च हो रहा है, तो कुछ मुख्य योजनाओं को देख लेंगे। तो पीएम पोषण योजना 12,500 करोड़, पीएम किसान योजना 63,500 करोड़, मनरेगा पर 86,000 करोड़, समग्र शिक्षा पे 41,250 करोड़, फसल बीमा योजना पे 12,242 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन पे 5,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन पे 7,192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट अनुमान 2025-26 में सब्सिडी हेतु कुल 4,26,216 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमानित हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने बजट के कुछ मुख्य फैक्ट्स, वैसे बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, पर क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया। बजट के क्या क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन भी देख लिए प्रीवियस ईयर में क्या पूछे हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है। 4 इंजनों के बारे में हमने देख लिया, कृषि, निवेश, एमएसएमई और निर्यात, और मुख्य जो इसके फैक्ट्स हैं उसको भी देख लिया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।